अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है किरण ने। नावल का नाम है सारी भूल हमारी थी। मुसन्निफ़ा है रुखसाना निगार अदनान। किस्त नंबर 3। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ कहती हैं, तैयबा कुछ और कह रही है। जमाल सख्त उलझा हुआ था। कई माह से तैयबा रूठ कर मैके बैठी थी। जमाल, मैं ये नहीं कहती कि मुझ पर एतबार करो। जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। गलती तुम्हारी भी है। तुमने अभी तक उसे अपने पास बुलाने की कोई कोशिश नहीं की। एक बीवी का हक है कि वो शादी के बाद अपने शोहर के साथ रहे। नबीला की यही अच्छी आदत थी, वो कभी बात को बढ़ाती नहीं थी। इस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करती जो फसाद का बाइस बनी हो। अम्मी, मैं तो आपकी वजह, मेरी फ़िक्र ना करो, बस तुम कागजात बनवाओ और उसे अपने पास बुला लो। तैयबा के यहाँ रुकने से सिर्फ कबाहतें पैदा हो रही हैं, भला किसी का नहीं हो रहा। मैं ज़बरदस्ती उसे यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं रोकना चाहती, उन्होंने रसानियत से समझाया। तो फिर ऐसी औरत का फ़ायदा जो किसी को फैज़ नहीं पहुँचा सकती, जमाल ने तल्खी से कहा। यूँ मत कहो, जो कुछ उसने किया गलत था, लेकिन मैंने माफ़ किया। तुमसे प्यार करती है, तुमसे मुखलिस है, मेरे लिए यही बहुत है। आप अकेली रहेंगी, मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे पास मोहसिन है और मैं जल्द उसकी शादी कर दूंगी, उन्होंने कतई लहजे में कहा। कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। टांगे दबाती बतूल ने हैरत आमेज़ तौसीफ़ी निगाहों से उन्हें देखा। बड़ा दिल गुरता है बेगम साहिबा, मेरी बहू ऐसी होती तो चोटी से पकड़कर घर से निकाल देती, बल्कि बेटे से कहकर फारिग भी करवा देती। ऐसे मत कहो बतूल, गलतियाँ छोटों से हो जाती हैं, हमारा काम उन्हें समझाना और माफ़ करना है। तैयबा समझाने की हद से निकल गई है, सो मैंने उसे माफ़ कर दिया, उन्होंने तहम्मुल और बुर्दबारी से कहा। अच्छा, मोहसिन को मेरे पास भेजो, मुझे उससे ज़रूरी बात करना है। हस्बे मामूल वो कॉलेज से सीधी ताई के पास आई थी। आजा मेरी बच्ची, फ़ातिमा ने आलू चने की चाट बनाई है, चाय भी दम पर है। अरीशा किचन में चली गई। फ़ातिमा उसके लिए चाट निकाल रही थी। ले जाओ, मैं चाय लाती हूँ। वो चाय लेकर ताई के पास आ गई। बात सुन अर्शी, ये तेरी माँ पैसे को छुपाने लगी है। थोड़ी देर के बाद हमीदा ने राजदारी से पूछा। क्यों? अभी तनख्वाह आई को देर ही कितनी हुई है? कल 500 मांगे तो साफ इनकार कर दिया कि ख़त्म हो गए। इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? उन्हें ये बात हज़म ही नहीं हो रही थी कि आदिला ने इनकार कैसे कर दिया। पता नहीं, किसी को उधार दे दिए होंगे, अरीशा ने लापरवाही से चाट खाते हुए कहा। हाँ, हमें उधार देते तो जान निकलती है, वो बड़बड़ाई। हो रही हैं शहजादी की नाज़बरदारियाँ। अम्मा, मैं भी कॉलेज से आई हूँ। मरियम हस्बे आदत चिढ़ गई। मरियम, तू अरीशा से ना चला कर, ये तो मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी है। हमीदा ने दुलार से अरीशा के सर पर हाथ फेरा। अभी पाँव पाँव चलती थी, तभी सोच लिया था इसे अपनी बेटी बनाऊंगी। क्यों, अपनी 4 बेटियों से जी नहीं भरा था? मरियम जलकर बोली। अरे पगली बहू की तो बात ही कुछ और है। पानी पीती अरीशा को उच्छू लग गया। ऐसा वाज़े इजहार हमीदा की तरफ से पहले कभी ना हुआ था। अरे क्या हुआ, संभल कर खाओ। हमीदा घबराकर उसकी पीठ से हिलाने लगी। नवाला नहीं, आपकी बात हलक में फंसी है। मरियम हंसी। हाँ, तो इसकी माँ ने कौन सा इसे बताया होगा? इसके बाप की भी यही ख्वाहिश थी। अब बाप ना रहा, ना उसकी ख्वाहिश। अब तो सब कुछ इसकी माँ के हाथ में है। अरीशा ने सटपटाकर ताई को देखा। मैं तो अब भी जिक्र ना करती, बस दिल भर आया। सुना है बाला ही बाला इसका रिश्ता ढूंढ रही है। नहीं ताई जान, अरीशा ने गिलास हाथ से रख दिया। ऐसी कोई बात नहीं। तू बच्ची है, मैं नहीं। अरीशा का दिल एकदम हर चीज़ से उचाट हो गया। आप बहुत अच्छे हैं नौमान साहब, लेकिन मैंने अब तक की ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारी है। आपका इस तरह बार बार इस दरवाजे तक आना लोगों को चौंका सकता है, और लोगों को बातें बनाने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी आयशा मध्यम आवाज़ और मजबूत लहजे में नौमान को अपने हिसार में ले रही थी। आयशा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा ने उसे गौर से देखा। वो अच्छे कद काठ और अच्छी शक्लो सूरत का नौजवान था। सुना था कारोबार भी अच्छा चल रहा है। अगर उसकी माँ ने आस लगाई थी तो ये कुछ ऐसा गलत तो ना था। तो इसके लिए आपको नहीं, आपके वालिदैन को आना चाहिए, आयशा ने कहकर एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया। नौमान ने बेयकीनी से बंद दरवाजे को देखा। क्या वाकई आयशा ने ये कहा है? क्या वाकई उसे मेरा साथ कबूल है? बेयकीनी का पल गुजरा तो दिल खुशी से भर गया। उसका दिल चाहा गली में एक एक को रोक कर खुशखबरी सुनाए। नबीला ने फ़ातिमा का रिश्ता मांगा था। जहाँ हमीदा के हाथ पैर फूल गए, वहीं बरकत हुसैन ने सीना फुला लिया। देखा, आखिर बहन है मेरी। भाई का एहसास किया। कैसा लायक फ़ायक लड़का है मोहसिन, और कैसी अच्छी नौकरी।
अरे रहने दो, गैरों से बहू लाकर दिल भर गया तो अपनों का ख्याल आया। हमीदा से शोहर की जताती हुई खुशी एक आंख ना भाई थी। हाय फातिमा, तेरी तो लॉटरी निकल आई। मरियम बेहद खुश थी। नबीला ने कोई हंगामा करने ही नहीं दिया, बस अपने हाथ से अंगूठी उतार कर फातिमा को पहना दी। फातिमा गुमसुम थी। फूफो, आपने तो तैयबा की बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी। अंगूठी देखते हुए फातिमा ने आहिस्तगी से कहा तो नबीला ने उसकी पेशानी चूम ली। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचो। मोहसिन ने कहा है हमारे घर को फातिमा जैसी लड़की की ज़रूरत है। अब किसी की फजूल सी बात पर मैं ऐसी हीरा लड़की को खो नहीं सकती थी। जमाल भाई क्या सोचेंगे? वो मेरा बेटा है और फिक्र ना करो, सब कुछ उसके मशवरे से हो रहा है। अब जल्दी से मुस्कुरा दो। मोहसिन पूछेगा फातिमा खुश थी तो मैं क्या जवाब दूंगी? उनके शरारत भरे अंदाज पर फातिमा झींप कर मुस्कुरा दी। आ जाए, खाना तैयार है। आदिला ने झटपट खाने की तैयारी कर ली थी। कबाब, चिकन, पुलाव, कौरमा। फूफो, भतीजियों की बड़ी फिक्र है आपको। भतीजों के बारे में कुछ नहीं सोचा? नौमान ने कान में उंगली चलाते हुए कहा। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसके मुंह से ऐसी कोई बात सुनी थी, वरना वो मनमौजी और मस्त सा बंदा था। लड़का अपने मुंह से बोल रहा है, भाई साहब सोच लें। नबीला ने मुस्कुराकर कहा। सब्र करो सब्र, दो बहनें घर बैठी हैं, पहले उन्हें तो रुखसत कर ले, अपनी पड़ गई है। हमीदा ने हस्बे आदत चमक कर कहा। मतलब बहनों को ब्याहता ब्याहता बूढ़ा हो जाऊं? बज़ाहिर उसने हंसते हंसते कहा, मगर लहजे में कुछ तो ऐसा था कि नबीला और आदिला ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। नहीं भाई, हम तो नौमान के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे। फातिमा और नौमान की शादी एक साथ करेंगे, आदिला ने कहा। क्यों भाईजान? नबीला ने भाई को साथ मिला लिया। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है, इकलौता इस घर का कमाने वाला मैं ब्याह के हाथ से गंवा दूँ, मरियम के बाद ही करूँगी। करते रहो सलाह मशवरे। हमीदा नौमान को देखते हुए सोच रही थी। अम्मी, अच्छा हो गया ना मोहसिन भाई और फातिमा की मंगनी। सारे काम समेट कर वो दोनों घर आई थीं। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। फातिमा के लिए ऐसा ही अच्छा शरीके हयात होना चाहिए था। वो अपने बिस्तर पर दराज हो गई, वो भी उनके पास ही बैठ गई। बल्कि मेरा तो दिल चाहता है अब जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का मिले और मैं भी अपनी बेटी की मंगनी करूं। अच्छा लड़का तो आस पास ही तो है, अब आपको दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी फातिमा आपी की शादी पर कपड़े कैसे बनवाऊंगी। अरीशा हंस दी। एक काम तो करो। कुछ लम्हे उसे देखने के बाद आदिला के दिल में ख्वाहिश सी पैदा हुई तो तकिए के नीचे से चाबी निकालकर उसे थमाई। अलमारी के लॉकर में एक डब्बा है, वो निकाल लाओ। कैसा डब्बा? लाओ तो। अरीशा ने वहीं कोने में रखी अलमारी का लॉक खोलकर अंदर से एक सुर्ख मखमली बड़ा सा डब्बा निकाला। अम्मी, ये तो जेवर लगता है। आदिला उठकर बैठ गई, डब्बा उसके हाथ से लेकर खोलने लगी। वाह, कितना खूबसूरत है। मुकम्मल गोल्ड का सेट कड़ों के साथ जिगर जिगर कर रहा था। अम्मी, किसका है? तुम्हारा। आदिला ने प्यार से बेटी को देखा। क्या मतलब? ये तो बिल्कुल नया है। उसने हैरान होकर झुमका उठाया। मैंने कमेटी डाली थी, पिछले माह निकली तो फ़ौरन बनवा लिया, इसीलिए अब ताई को पैसे नहीं दे रही थी। हाँ, मुझे अब कुछ तुम्हारे लिए भी तो जमा करना है। अरीशा कभी अंगूठी पहनकर देख रही थी तो कभी झुमका कान से लगाकर। नाजुक कलाई कड़ों से सज गई। आदिला तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे दुल्हन के रूप में देख रही थी। अच्छा बात सुनो अर्शी, अभी किसी को। लेकिन आदिला की बात दरमियान में रह गई। आदिला चची, वो अम्मी पूछ रही हैं। मरियम देखो, अम्मी ने मेरे लिए कितना खूबसूरत सेट बनवाया है। कमाल है चची, इतना जेवर बना लिया और किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। अभी कुछ दिन कबल ही लाई हूँ मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। ताई को यहाँ क्यों बुलाना है, मैं वहीं दिखा लाती हूँ। अरीशा जोश में उठी। आदिला अपना सर थाम कर रह गई। वह तसव्वुर में हमीदा के तासुरात का अंदाज़ा लगा सकती थी। जमीला ने नम आंखों के साथ बेटे की पेशानी चूमी, फिर उसके गले में पड़े गोल्ड मेडल को। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। असगर भी सीना ताने सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था। आज पहली बार उसे अबरार पर फ़ख्र महसूस हुआ था। अखबार में इब्रार की तस्वीर और इंटरव्यू आया था। जमीला का बस न चलता था उसे फ्रेम करवा के दीवार पर टांग दे। आज तो तूने पूरे गांव का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है बेटा जी। मास्टर साहब ने उसे सीने से लगाकर भींच लिया था। असगर, मैंने तुझसे कहा था ना, मामूली लड़का नहीं है, इसे तो बहुत आगे जाना है। आहो मास्टर साहब, बात तो आपने ठीक कही थी। रात तक मिठाई बंटती रही, लोग आते जाते रहे और बहुत रात गई जब वो खरी चारपाई पर बाजुओं का तकिया बनाए रोशन तारों भरे आसमान को तकते मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था तो जमीला उसके लिए दूध का प्याला लेकर आई। पुत्र, अब तू नौकरी करेगा? इब्रार मुस्कुरा दिया। अम्मा, अभी तो सफ़र बाकी है। अभी और पढ़ाई करेगा? हाँ अम्मा, मैंने सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सफ़र लंबा भी है और महंगा भी। अच्छा। इब्रार को उसके लहजे में हल्की सी अफसुर्दगी महसूस हुई।
दूसरे पल वो जोश से बोली, तू फिक्र ना कर, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं भैंस बेच दूंगी। उसे माँ की मासूमियत पर प्यार भी आया और रोना भी। भैंस बेच दी तो अम्मा तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? अल्लाह वारिस है। अम्मा तू फिक्र ना कर, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगा और मैं कोई छोटी मोटी मुलाजमत भी ढूंढ लूँगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। बस यह है कि अब मुझे शहर में रहना पड़ेगा। अच्छा, वो अफसुर्दा सी हो गई। खैर तू दूध पी। सच्ची बात है कुबरा, लड़का तो बहुत ही लायक निकला। असगर अब तक मुतासिर था। पता है मास्टर जी बता रहे थे अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बस अब उसके कसीदे ना पढ़ते रहो, एक बार अफसर बन गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। कुबरा ने हाथ नचाकर कहा, क्यों भाई? असगर मैं कहती हूँ अब वक्त आ गया है, तू जमीला से बात कर। मैं तो कहती हूँ निकाह ही कर देते हैं, पाँव में निकाह की बेड़ी होगी तो मुड़कर इधर ही आएगा। कहती तो तू ठीक है। असगर ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। ले फिर मैं सुबह ही जमीला से बात करता हूँ, घर की बात है, चंद दिनों में 2 बोल निकाह के पढ़ा देंगे। मुर्गियों को दाना डालते इब्रार के हाथ से सारे दाने एक साथ गिरे। सारी मुर्गियां पर फड़फड़ाती एक साथ लपकीं। इब्रार ने बेयकीनी से माँ को देखा। वो थके थके अंदाज में चारपाई पर बैठ गई थी। बुशरा से? हाँ, तेरा ताया कहता है। जमीला के लहजे से साफ लगता था कि वो भी दिल से राजी नहीं। ताया जो मर्जी कहता रहे, लेकिन अभी मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। तेरा ताया नाराज़ होगा बिल्लू। तो होता रहे, वो कौन होता है मेरे बारे में फ़ैसला करने वाला? और अम्मा तुझे उनके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। और बुशरा से शादी? जिस लड़की ने सारी उम्र मेरी माँ की इज्जत नहीं की, उसे अपनी बीवी बना लो। वो तुझे चारपाई पर बिठा कर नहीं खिलाएगी। सारी ज़िंदगी चाची ने तुझे और मुझे 2 कौड़ी की हैसियत नहीं दी, अब बेटी का रिश्ता दे रही है। नो वे, किसी सूरत नहीं। मेरी तरफ से साफ इनकार है। वो तनफन करता बाहर निकल गया। जमीला ने थके थके अंदाज में उसे जाते देखा। यह भी गनीमत था कि घर में उस वक्त कोई ना था। वो कुबरा और असगर के रद्द-ए-अमल का सोचकर अंदर ही अंदर सहम गई। देख खाला, साफ साफ कह रहा हूँ, मेरा ये काम करवाना है, लेकिन अगर घर जाकर मेरा नाम लिया तो सच कहता हूँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मासी जुबैदा हंस दी। नौमान की बेताबी वो एक ही नज़र में भाप गई थी। रिश्ते करवाने के सिलसिले में मासी जुबैदा का नाम इस मोहल्ले में खासा मोतबर जाना जाता था। लड़की वालों की तरफ से इनकार नहीं होगा, ये तो गारंटी है। मास्टरनी कई दफ़ा मुझे आयशा के रिश्ते के लिए कह चुकी है। अच्छी भली लड़की है, फिर भी देर हुई जा रही है। अब तेरे घर वालों का क्या इरादा है? खाला, इसीलिए तो तुझसे बात की है। मैं खुद घर में आयशा का नाम लूँ तो अम्मा तो किसी और तरफ ही ले जाएगी, इसीलिए किसी बहाने उसकी तवज्जो इस तरफ दिला। ठीक, मैं कल आयशा के लिए कुछ लोगों को लेकर जा रही थी। उसने दानिस्ता झूठ बोला। खबरदार खबरदार खाला, जो वहाँ किसी को लेकर गई। नौमान ने उंगली उठाकर तनबीह की, फिर जेब से 500 निकाल कर उसे थमाए। बस, इनसे क्या होगा? तो रिश्ता तो करवा, तेरे घर सौदा मुफ्त डाल दिया करूँगा। चल फिर ठीक है, अभी तो 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल दे दे। खाला ने भी मौका से फ़ायदा उठाया। बस शुरू हो गई? नौमान हंसा। ओए छोटे, ये खाला को चीनी और चावल निकाल दे 1-1 किलो। तभी हमीदा सर पर चादर डाले कुछ सौदा हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुई। खाला खिसक ले, सौदा तेरे घर पहुंचा दूंगा। नौमान ने आहिस्तगी से कहा तो वह हमीदा को सलाम दुआ करती चली गई। ये तुम्हारे पास खड़ी क्या कर रही थी? हमीदा ने हैरत से पूछा। रात वाले ड्रामे की स्टोरी सुना रही थी। हद करती हो अम्मा, स्टोर चलाता हूँ, लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं। तू बता कैसे आई? मैं तो बाजार से आ रही थी, सोचा घर में कुछ सामान ख़त्म था, तुझसे कहती जाऊँ। अरीशा ने आईने के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लिया और मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। ढकी हुई प्लेट उठाई, दाल साफ करती आदिला ने सर उठाकर उसे देखा। किधर? सोबान को खीर देने। वो ज़रा देर को रुकी। सिर्फ सोबान को? आदिला के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि वो एक लम्हे को ठिठक गई। जी, उसे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। हाँ जाओ, आदिला ने कहा तो वो तेज़ी से खिसक गई। आदिला ने दाल का थाल एक तरफ रख दिया। उनके माथे पर तफक्कुर की लकीरें बहुत गहरी हुई थीं। ये किस राह पर कदम रख दिया है अर्शी? उन्होंने दीवार से सर टिका दिया। जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बन गया था। बीती हुई जिंदगी का एक एक लम्हा उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। तंग नज़र, तंग जहन और खुदगर्ज लोगों में ज़िंदगी गुजारना गोया दुनिया में पुल सिरात से गुजरने के मतरादफ है। वो उस पुल सिरात से गुजर रही थी, लेकिन अरीशा नहीं, वो नहीं। वो फैसला करके उठी और फ़ोन की तरफ बढ़ गईं। उनकी उंगलियां नबीला का नंबर डायल कर रही थीं। प्लेट तकरीबन पटकने वाले अंदाज में रखी गई थी। सोबान ने सर उठाकर उसे देखा। ये क्या है? खीर है। सोबान ने प्लेट उठाकर देखा। खीर तो मीठी होती है और तुम तो यूं खड़ी हो गोया करेले चबा कर आई हो।
آپ کو تو اتنا بھی یاد نہیں ہوگا کہ کسی کو منانا ہے۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ کس کو؟ صوبان کے اس قدر انجان انداز پر عریشہ کو غصہ آ گیا۔ میں آپ سے ناراض تھی۔ اوہ، اور اب خود ہی منانے چلی آئیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں میری انسلٹ کرنے کا۔ صوبان کے مذاق اڑاتے انداز پر عریشہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹنے کو تھی، صوبان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بالکل پاگل ہو، مجھے جانے دے۔ جاؤ، ویسے یہ گلابی رنگ تمہیں بہت سوٹ کرتا ہے۔ عریشہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ موڑ گئی۔ چلتی ہوں۔ صوبان نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ عریشہ دروازے تک جا کر پلٹی۔ ویسے یہ گلابی نہیں، کاسنی رنگ ہے، وہ شرارت سے کہہ کر چلی گئی۔ صوبان نے ہنس کر اپنے سر پر چپت لگائی۔ ابرار بیرونی دروازے سے ابھی اندر آیا ہی تھا جب بشریٰ تیر کی طرح اس کے سامنے آئی۔ ابرار کو رکنا پڑا۔ وہ سامنے کھڑی خونخوار تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رستہ چھوڑو، ابرار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے؟ ہاں۔ وہ جو چند قدم آگے چلا گیا تھا طویل سانس لے کر پلٹا۔ اگر مجھے اتنی سی امید ہی ہوتی کہ تم کل کو میری ماں کو چارپائی پر بٹھا کر اس کی خدمت کرو گی یا میری عزت کرو گی تو میں اقرار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ خدمت کرتی ہے میری جوتی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ابرار نے بڑے تحمل سے سامنے کھڑی غصے میں بھڑکتی آگ کو دیکھا۔ وہی جو تمہاری ہے، ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ میں بھی تم سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی۔ اس گاؤں میں 10 گھر ایسے ہیں جو مجھے بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی۔ تو انہی میں سے کوئی انتخاب کر لو اور میری جان چھوڑو۔ وہ قطعی لہجے میں کہہ کر صحن اور برآمدہ عبور کر کے اندر آیا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے میں موجود تینوں افراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہاں ایک مانوس سی خاموشی بکھری تھی، وہی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ابرار کے لیے نہ یہ خاموشی نہیں تھی اور نہ اس کے بعد اٹھنے والا طوفان۔ کیسے احسان فراموش ہو تم ماں پتر، اصغر کی سرسراتی آواز خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ اچھا، کون سے احسان کیے ہیں آپ نے؟ ابرار کی ہلکی سی طنزیہ ہنسی نے اصغر کو بھڑکا دیا۔ بکواس بند کر اوئے۔ بکواس نہیں کر رہا، ان احسانات کی فہرست دریافت کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے ہم ماں بیٹے پر کیے، ابرار نے چبا چبا کر کہا۔ جمیلہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ بلو، دیکھ اس کے تیور، 4 جماعتیں کیا پڑھ لیں، چاچے کے منہ کو آ رہا ہے۔ دفعہ دور، ہم نے ایسے بے دید بے لحاظ کو کیا کرنا ہے؟ کبرا نے حسب عادت واویلا شروع کیا۔ جب مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو مصلحت سے کام لینے کا کیا فائدہ؟ میں بے دید بے لحاظ ہوں، تم لوگ کیا ہو؟ اور چاچا، تم جو احسانات گنوا رہے ہو، آج اس کا حساب بھی ہو جائے۔ میری ماں اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہے، دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ میری فیس جمع ہونی ہو تو گاؤں کی اس گلی سے شروع ہوتی تھی ادھار مانگنا۔ تو نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اس زمین میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، حق ہے میرا، اور یہی حق نہ مانگ لوں۔ تم نے آج تک یتیم سمجھ کر بھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا بے غیرت۔ اصغر لپکا، جمیلہ لپک کر دونوں کے بیچ آ گئی۔ نہ بھائی اصغر، یہ تو ایسے ہی بول گیا، پھر اس نے انکار تو نہیں کیا، بس وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اماں تو آس کیوں دلا رہی ہے؟ آج نہ کل مجھے بشریٰ سے شادی کرنا ہی نہیں۔ ابرار کا لہجہ 2 ٹوک اور صاف تھا۔ اصغر کا ہاتھ اٹھ گیا۔ پہلا تھپڑ ابرار نے بے دھیانی میں کھایا تھا، دوسری بار اصغر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس چاچا، اور نہیں۔ نکل، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ جمیلہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ کبرا نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تیری کرنی کا پھل ہے، بیٹے کو کتابیں تو پڑھا دی، 2 لفظ تمیز کے بھی سکھا دیتی۔ اصغر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بیگ میں اپنے ڈاکیومنٹس اور کپڑے ڈالے آیا تو جمیلہ اسی جگہ بت بنی تنہا بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، ابرار کی پکار پر وہ یوں چونکی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اماں، میں مصلحت سے کام لیتے لیتے تھک گیا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد واپس آؤں گا۔ بہت اندھیرا ہے بلو۔ اس کے لب تھر تھر آئے۔ چھٹ جائے گا۔ اماں، میں جانتا ہوں تمہیں مشکل حالات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر تم ہمت نہ ہارنا۔ اسے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اسے بھی ساتھ لے کر جا۔ کبرا دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ابرار نے اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اماں یہیں رہے گی تب تک جب تک میں کوئی ٹھکانہ نہیں بنا لیتا، کیونکہ جتنا حق تیرا اس گھر پر ہے اتنا ہی میری ماں کا بھی ہے۔ اماں، حوصلے سے رہنا۔ اس نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ روتے روتے جمیلہ بے حال ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ بار بار ٹوٹ رہا تھا، باہر بہت اندھیرا ہے پتر۔ حمیدہ نے سرتا پا ماسی زبیدہ کا جائزہ لیا۔ نہ تجھ سے کس نے کہا تو میرے نعمان کے لیے رشتہ ڈھونڈتی پھر؟ مجھے رشتہ کرنا ہوتا تو خود تجھ سے کہتی۔ ارے مجھ سے کس نے کہنا ہے؟ وہ ماسٹرنی صاحبہ نے کہا کہ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ لو۔
میرے ذہن میں نعمان کا خیال آیا تو تمہاری صلاح لینے آ گئی۔ آخر تم نے بیٹوں کی شادیاں کرنا ہے کہ نہیں؟ نہ میں ان کی شادی کروں نہ کروں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ حمیدہ ایک تو غصہ بہت کرتی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، استانی ہے، 20,000 تنخواہ۔ بات سن زبیدہ، میں ایک استانی سے بھر چکی، دوسری سر پر لانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ ماسٹرنی سے کہو اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور گھر دیکھے، میرا دماغ خراب ہے، ابھی سے لڑکے بیاہ دوں، وہ لگ جائیں اپنی بیویوں کے چونچلوں میں اور حمیدہ ہاتھ ملتی رہ جائے۔ اور یہ نعمان، یہ تو پہلے ہی قابو نہیں آتا۔ زبیدہ مایوس سی ہو کر بیٹھ گئی، یہاں تو کوئی لفٹ ہی نہ تھی، نعمان کا ڈر نہ ہوتا تو صاف بتا دیتی لڑکے کی مرضی ہے۔ اچھا سن زبیدہ، نعمان کی تو میں بعد میں کروں گی، پہلے تو میری مریم کے لیے کوئی رشتہ دیکھ۔ حمیدہ بیگم، میں کہاں سے دیکھوں؟ تیری طرح سب اپنے اپنے لڑکے بکل میں دبائے بیٹھی ہیں، رشتہ دیکھو۔ زبیدہ نے طاق کر وار کیا اور بکتی جھکتی چلی گئی۔ حمیدہ ہیں کرتی رہ گئیں۔ سچ سچ بتا رہی ہوں، تمہاری ماں کا کوئی ارادہ نہیں اگلے 4-5 سال تک تمہاری شادی کا۔ زبیدہ پھر سے دکان پر آئی بیٹھی تھی۔ تم نے بات چھیڑی تھی؟ ہاں تو اور کیا، پر وہ تو کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ اب ایک کام کر، خود بات کر لے۔ نعمان نے پریشانی سے سر ہلایا۔ میں اماں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں خالہ، عائشہ میری پسند ہے، یہ سن کر وہ ویسے ہی ہتھے سے اکھڑ جائے گی۔ اچھا خالہ، مجھ سے وعدہ کر، تو عائشہ کے لیے ابھی کوئی رشتہ نہیں دیکھے گی، میں کچھ کرتا ہوں۔ دیکھ بیٹا، میری اپنی 5 بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ زبیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ نعمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1000 کا نوٹ نکال کر زبردستی اس کی مٹھی میں تھما دیا۔ چل تیری خاطر کچھ عرصہ رک جاتی ہوں۔ پیسے دیکھ کر وہ اپنی 5 بیٹیاں بھول گئی، پر زیادہ دیر نہ کرنا، ماسٹر صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خالہ کرتا ہوں کچھ، تو گھر جا، میں کچھ راشن بھی بھجواتا ہوں۔ خالہ سر ہلا کر چلی گئی۔ نعمان کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن پھر اسٹور میں دل نہیں لگا تو اٹھ گیا۔ قدم خود بخود عائشہ کے گھر کی طرف بڑھے تھے، مگر پھر عائشہ کی بات یاد آ گئی تو مایوسی سے پلٹ گیا۔ بس نبیلہ لڑکا ہی نہیں، اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی اور روشن خیال ہو، اس سے زیادہ کی ہوس نہیں۔ روپیہ پیسہ نصیب میں ہو تو مل ہی جاتا ہے۔ حمیدہ دروازے میں ہی رک گئیں۔ عادلہ کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ وہ بہت بے وقوف ہے، خوبصورت لہجے میں چھپے تصنع اور بناوٹ کو محسوس ہی نہیں کر پاتی، ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ اچھا تو یہاں یہ چل رہا ہے، دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہو عریشہ کی شادی کہیں اور۔ حمیدہ بھول گئیں کہ وہ یہاں کس کام سے آئی تھیں، منہ پر ہاتھ پھیرتی پلٹ گئیں۔ ٹھیک کہا، کم عمر ہے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ سنا تم نے برکت حسین، وہ تمہاری بھاوج کیا کرتی پھر رہی ہے؟ انہوں نے سیدھا بیٹھک میں انٹری دی۔ برکت حسین نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ صبح سے نہ چائے کا پوچھا نہ روٹی پانی کا، اور آ گئی ہے بھاوج کی شکایت لے کر۔ اس عمر میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آنا۔ 3 پیالیاں تو ابھی تک تمہاری چارپائی کے نیچے پڑی ہیں۔ ہاں تو اس گھر کی عورتیں ہی نحوست ماری ہیں، مجال ہے جو کبھی گندے برتن اٹھا کر لے جائیں۔ انہوں نے کھسیا کر کہا۔ صاف کہو حمیدہ بیگم، ساری نحوست تیری ہے، مجھے گھر سے نکال دو، اس گھر میں برکت ہی برکت بچے گی۔ ہر وقت چک چک کیل کیل، کبھی آپ لوگ تحمل سے بات نہیں کر سکتے؟ نعمان ابھی لوٹا تھا، ان کی تکرار سن کر مزاج برہم ہو گیا، باہر تک آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا کر، ایک ایک سیخ ہم دونوں کے گلے میں ٹھونک دے، ہمیں کھلا رہا ہے نہ کما کے، اس لیے روب دکھا رہا ہے۔ وہ حمیدہ ہی کیا جو کسی سے دب جائیں، یہاں تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ تن فن کرتا اندر گھس گیا۔ میرا تو ساری زندگی نہیں کیا، کم از کم بیٹے کا تو لحاظ کر لیا کر، جوان خون ہے۔ برکت حسین نے سمجھانا چاہا۔ سب پتہ ہے یہ جوان خون کیوں ابل رہا ہے، شادی کی ہڑک اٹھی ہے۔ ہاں تو کر دے، 28-29 کا تو ہو ہی گیا ہے، جس کا ابھی سے یہ حال ہے بعد میں ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اچھا تو آئی کیا کرنے تھی؟ برکت حسین نے بیزاری سے پوچھا تو حمیدہ کو یاد آیا، قدرے قریب کھسکی۔ کیا اوپر چڑھی آ رہی ہے، ذرا دور ہو کے بیٹھ۔ تیرے قریب بیٹھنے کو تو کبھی جوانی میں دل نہیں کیا، اب کیا خاک بیٹھوں گی؟ کام کی بات کر۔ تیری بھاوج عریشہ کا رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ہاں تو اس کی لڑکی ہے، رشتہ نہیں کرے گی؟ بڈھا سٹھیا گیا ہے، عریشہ باہر نہیں جائے گی، یہ مکان اور دکان باہر جائے گی، اور وہ مال بھی جو اس کی ماں نے جوڑ کر رکھا ہے۔ تمہارا مطلب ہے نقصان ہی نقصان ہے برکت حسین۔ ہاں تو اسے گھر میں 2 جوان جہاں لڑکے نظر نہیں آتے، کہو تو عادلہ کو بلا کر بات کروں۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ بڑی اونچی ہواؤں میں ہے، اور تمہاری بہن بھی اس کے ساتھ ملی ہے، وہی عریشہ کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سچ کہو، قسم سے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میرا نام بھی حمیدہ ہے، ہمارے ہاتھ عادلہ آئے گی نہیں، لیکن میں یہ بات خود عریشہ کے منہ سے کہلواؤں گی۔ گھر کی جائیداد باہر نہیں جانے دوں گی، تمہارے مرحوم بھائی کی کمائی ہے، کوئی اپنے میکے سے نہیں لائی تھی، پہلا حق میرے بیٹوں کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سازشی تو پہلے ہی ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی،
बरकत हुसैन ने तारीफ भी यूं की कि वो गुस्से से देखती उठ गई। अरे ये प्यालियाँ तो लेती जा। वैसे मॉम, मैं देख रहा हूँ जब से तैयबा भाभी गई हैं आप अच्छी खासी फिट फाट हो गई हैं। मोहसिन ने अकब से उन्हें कंधों से थामा। फजूल मत बोलो, नबीला हंसती। आज उसकी फरमाइश पर चाइनीज़ बना रही थी। ऐसा ही होता है, घर से टेंशन रुखसत हो जाए तो इंसान बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। वो शरारत से कहता गाजर उठाकर खाने लगा। मोहसिन, तुम मार खाओगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप दूसरी टेंशन घर ले आएं। तुम फातिमा को टेंशन कह रहे हो? क्या कह सकते हैं, ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा रहमत है या जहमत। खैरियत, आज बहाने बहाने से फातिमा को क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि आप मंगनी करके भूल गई हैं और मुझसे आपका अकेलापन देखा नहीं जा रहा। मेरा या अपना? वो हंसती। दोनों का। बेवकूफ़, अभी मंगनी को दिन ही कितने हुए हैं? उन्होंने शिमला मिर्च उठाई। क्या शर्त है कि साल पूरा होने से कबल शादी की बात नहीं हो सकती? मोहसिन ने कान खुजाते हुए कहा। नबीला ने उसे घूरना चाहा, फिर मुस्कुरा दी। तुम खुश हो मोहसिन? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर दी? ऐसी कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। तो ठीक है, मैं जल्द ही जाकर शादी की तारीख तय कर देती हूँ और फातिमा को बताऊंगी कि मेरे बेटे से अब सब्र नहीं हो रहा। मोहसिन हंसकर अपनी पेशानी रगड़ने लगा। तुम तो अजीब बात कर रहे हो नौमान बेटा। आमना खातून ने परेशान होकर नौमान को देखा। आयशा दरवाजे में ही रुक गई। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए खाला। फातिमा की तो बात तय है, चंद माह में शादी भी हो जाएगी। बस मरियम रह जाती है। मैं आपको बहुत लंबा इंतज़ार करने को नहीं कह रहा, 1-2 साल की बात है। उसने बेहद आस से आमना खातून को देखा। जवान बेटी के माँ बाप पर एक एक दिन भारी होता है। बेटा, तुम सालों की बात करते हो। उन्होंने एक तवील सांस लेकर कहा। खाला, नौमान खड़ा हो गया। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। आयशा आपकी बेटी है, आप लोग उसके बारे में फ़ैसला करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। सिर्फ एक आस की डोर थाम कर आपके पास आया था। बेटा, ज़िंदगी मफरूज़ों पर तो नहीं गुजरती। अगर 2 साल तक तुम्हारा जहन बदल जाए या तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी कहीं और हो तो? खाला, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। खाला की तरफ देखे बगैर नौमान ने ठोस लहजे में कहा। लेकिन मैं आयशा के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको इंतज़ार करने का नहीं कहूँगा। अगर वो मेरे नसीब में हुई तो दुनिया की कोई ताकत इस राह में रुकावट नहीं बन सकती। उसका मध्यम लहजा आयशा के दिल में घर कर गया। और अल्लाह करे वो तुम्हारा ही नसीब हो। आमना खातून के दिल से दुआ निकली। नौमान तेज़ी से बाहर निकला। आयशा को हटने का मौका नहीं मिला। दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई। मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती, दुआ तो कर सकती हो या इस काबिल भी नहीं। आयशा की निगाह झुक गई। हल्का सा मुस्कुराकर बेइख्तियार अस्वात में गर्दन हिला दी। नौमान को गोया दोनों जहां की दौलत मिल गई। मसरूर सा घर से निकल गया। हमसायों के घर से निकलती हमीदा के कदम अपनी जगह पर जमकर रह गए। नौमान तो अपनी धुन में आगे चला गया, मगर हमीदा की निगाह ने दूर तक पीछा किया। उसकी चाल की सरशारी हमीदा से छुपी नहीं रही थी। उन्होंने आग बरसाती नज़रों से मास्टर साहब के घर की तरफ देखा। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है। हमीदा के तन बदन में आग सी लग गई। जो कुछ देखा था किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। नौमान अपनी धुन में सरशार आगे चला गया था। उन्हें लगा दूर नहीं जा रहा, उनके हाथों से निकल रहा है। उन्होंने शररबार निगाहों से मास्टर साहब के घर की तरफ देखा। दिल में उबलते गुबार पर काबू पाना उनकी फितरत ना थी, मगर बरवक्त अकल ने हाथ थाम लिया। तभी कुछ सोचकर खामोशी से घर आ गई। ये यतीम खाना है ना मुसाफिर खाना, कहाँ ठहरेगा? जगह है इस डब्बी जैसे घर में? हमीदा की पाटदार आवाज़ ड्योढ़ी में गूंज रही थी। अरीशा ने ज़रा सा झांक कर देखा। ताया और ताई दोनों चोंचे लड़ा रहे थे। ताया ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, इस औरत को सब कुछ दिया था, एक ज़ुबान ना देता तो क्या होता? अब काट दो, तुम्हारी भी तो ज़ुबान की जगह तलवार ही फिट है। अब वो रात को आ गया था तो मैं क्या घर से निकाल देता? मेरी सगी चचाजाद बहन का बेटा है। सारी ज़िंदगी तो उस बहन का नाम नहीं सुना, अब ये बेटा टपक गया। आदिला की तरफ भिजवा दो, उधर कमरे हैं। कैसे भिजवा दूँ? घर में मर्द नहीं, जवान लड़की। वो बुदबुदाए। मेरे घर में 2-2 जवान लड़कियां हैं। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खिसक गया है। हाँ, तू तो अभी भी 16 साल की छमक छल्लो है। कह दिया मैंने, अब आ गया है तो यहीं रहेगा। ताया ने 2 टोक लहजे में कहा। ऐसा लहजा जिसके बाद हमीदा की बोलती बंद हो जाती थी। अरीशा कुछ समझी कुछ ना समझी, बस खामोशी से खिसक ली। दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। कमरा खाली था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो राइटिंग टेबल के पास आ गई। कंप्यूटर के पास रखे जर्नल के सफ़ात हवा से फड़फड़ा रहे थे। अरीशा को शरारत सूझी। उसने होल्डर से पेन निकाला और निचला लब दबाते हुए लिखने लगी। लिखकर पेन दरमियान में रखकर जर्नल बंद कर दिया। कुछ देर कंप्यूटर को छेड़ती रही, फिर उकताकर वाशरूम के दरवाजे की तरफ देखा।
गालबन सोबान नहा रहा था और वह नहाने में कितनी देर लगाता है अरीशा अच्छी तरह जानती थी। तभी मायूस होकर कमरे से निकल गई। 5 मिनट के बाद इब्रार तौलिया से सर रगड़ता बाहर निकला। नहाकर तबीयत हल्की फुल्की हो गई थी, वरना पूरी रात तबीयत बेचैन और सर बोझल रहा। बार बार एक ही सवाल बेचैन कर रहा था। वो जिस तरह वहाँ से निकला, जिस तरह माँ को तन्हा छोड़ आया था, क्या वो ठीक था? दिल बेचैन था, मगर दिमाग कहता था यही वक्त का तकाजा था। उसने तौलिया कुर्सी पर फैलाया, बाल बनाकर कंप्यूटर के सामने आ बैठा। उसे एडमिशन के सिलसिले में मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की मालूमात दरकार थीं। उसने कंप्यूटर ऑन किया और सामने पड़ा जर्नल खोला तो चौंक गया। तुमसे जब बात नहीं होती किसी दिन जानम, ऐसे चुपचाप गुजरता है ये सुनसान सा दिन, एक सीधी सी बड़ी लंबी सड़क पर जैसे साथ चलता हुआ रूठा हुआ साथी कोई, मुंह फुलाए हुए नाराज सा खामोश उदास, और जब मिलता हूँ हंस पड़ता है ये रूठा दिन, गुदगुदाकर मुझे कहता है कहो कैसे हो। सोबान उजलत में अंदर आया। इब्रार, मेरे साथ चल रहे हो? इब्रार ने चौंक कर सोबान को देखा। जी मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। वो खड़ा हुआ, फिर मुस्कुराकर रुक गया। लेकिन पहले किसी को अपना हाल तो बता दें। अपनी चीज़ें उठाते हुए सोबान ने उसे देखा। इब्रार ने शरारत से जर्नल पर उंगली बजाई। यकीनन ये नज़म मेरे लिए नहीं है, मुझे तो यहाँ आए एक ही रात हुई है, और पहले ये नज़म यहाँ लिखी भी नहीं गई थी। सोबान ने आगे बढ़कर वो नज़म पढ़ी और मुस्कुरा दिया। हाँ, है एक खबती सी लड़की। सिर्फ आपके लिए खबती है या आप भी हैं? सोबान ने भवें उचकाकर उसे देखा तो उसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में दोनों हाथ उठा दिए। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? सोबान अपना जवाब गोल कर गया। छोड़ें सोबान भाई, अभी तो गमे रोज़गार में उलझने के दिन है। इब्रार ने झींप कर सर झटका तो सोबान बेसाख्ता मुस्कुराया। चलो फिर निकलते हैं। इब्रार ने जर्नल बंद किया। दोनों एक साथ बाहर निकल गए। बरकत हुसैन वज़ू करके बाहर निकले तो चारपाई पर लेटी हमीदा को देखकर ज़रा से चौंक गए। वो सहन में बिछी चारपाई पर मुंह पर दुपट्टा डाले लेटी थी। मरियम, मरियम। मरियम अंदर से दुपट्टा सर पर लेती तेज़ी से निकली। जी अब्बा। ये अपनी माँ को देखना, जिंदा तो है? वो आस्तीन नीची करते आम से अंदाज में बोले। जी। मरियम हक्का बक्का उनका मुँह देखने लगी। काफ़ी देर से इसकी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए पूछ रहा हूँ, वजाहत की गई। मरियम मुस्कुराहट दबाती दोबारा अंदर घुस गई। हमीदा बेगम दुपट्टे के नीचे कुछ बड़बड़ाई हो तो बज़ाहिर टस से मस ना हुई। बरकत हुसैन को तशवीश होने लगी, तभी पास आकर पूछने लगे, तेरी क्या कैंची गुम हो गई है? गुम कहाँ हुई है, मशीन में पड़ी होगी। हमीदा समझ तो गई, मगर आज कुछ और ही मूड में थी। मैंने कहा तबीयत तो ठीक है। वो कुछ और बेचैन हो गए। हमीदा ने मुंह से दुपट्टा हटाकर खश्मगी निगाह से शोहर को घूरा। मैंने कहा बरकत हुसैन, जा मस्जिद जाके अल्लाह के सामने माफ़ी मांग, तेरे भी कोई गुनाह बख्शे जाएं। जा रहा हूँ, तुझे मेरे गुनाहों की बड़ी फ़िक्र है। शोहर के आगे ज़ुबान चलाने वाली औरत जहन्नुमी होती है। हमीदा ने दोबारा पल्लू मुंह पर डाल लिया। वो बड़बड़ाते चले गए। ऊपर से इब्रार सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। हमीदा उसकी आहट पर बिदक कर उठी। कहीं जा रहे हो? जी। इब्रार को हमीदा और कुबरा के रवैये में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। वो अच्छी तरह समझता था हमीदा को उसका यहाँ रुकना बुरा लगा है, मगर कुछ अर्सा यहाँ ठहरना इब्रार की मजबूरी थी। ये मुझे 20 रुपए का दही पिला दे। हमीदा ने पल्लू से पैसे खोलकर उसे थमाए। जी। ठहर जा, कटोरी लाकर देती हूँ। वो भारी वजूद संभालते उठी। किचन से लाकर कटोरी भी उसे थमा दी। वो बेचारा जिसबिज होकर मुड़ा। गली में खेलते बच्चे को भेजकर दही मंगवाई। वापस आया तो हमीदा नहीं थी। मामी, उसने सहन ही से आवाज़ दी। अंदर जाना मुनासिब ना समझा। कटोरी चारपाई पर रखने का सोचा तो दीवार पर बैठी बिल्ली को देख इरादा मुलतवी कर दिया। मामी, ये दही। अंदर से अरीशा निकली। अजनबी सूरत को सहन में खड़े देखकर माथे पर बल पड़ गए। क्या बात है? मामी ने दही मंगवाया था तो अंदर आने की क्या ज़रूरत थी? दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे? शहाबी रंगत वाली लड़की ने तुनक कर कहा। इब्रार को उसके लहजे पर ताव ही आ गया। उसने कटोरी चारपाई पर पटकी। मामी को दे दीजिएगा, कहकर बाहर निकल गया। अरे किस कदर बदतमीज़ लड़का था। वो बड़बड़ाती कटोरी उठाकर किचन में रखाई। अंदर फातिमा नमाज पढ़ रही थी। मरियम ने वाकमैन कानों से लगाया था। कुछ फातिमा आप ही से ही सीख लो, ये चली जाएंगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? अरीशा ने वाकमैन खींचा। वही जो तुम्हारा बनेगा। मरियम ने दोबारा वाकमैन पकड़ा। मरियम, मैं तुमसे बातें करने आई हूँ। ओके, छत पर चलते हैं। मरियम फ़ौरन उठ गई। नबीला शादी की तारीख तय करने आई थी। हस्बे आदत हमीदा के हाथ पांव फूल गए। इतनी जल्दी? हमारी तो अभी तैयारी ही नहीं। तैयारी क्या करनी है, घर की बात है। मैं यूँ भी अपने भाई पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। जहेज़ की तो ज़रूरत ही नहीं।
घर में जो कुछ है इन्हीं ने इस्तेमाल करना है। फिर भी अब खाली हाथ तो लड़की को नहीं भेजेंगे। हाँ तो कपड़ा लत्ता बना लो, बस इतने दिनों में इतना तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, बरकत हुसैन ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। ठीक कह रही हो नबीला, हमने कौन सा धूम धड़का करना है, सादगी से निकाह और रुखसती कर दें, यही सुन्नत है। हमीदा ने खा जाने वाली नज़रों से शौहर को देखा। आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं भाभी, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, आप बस बिस्मिल्लाह करके तारीख दे दें। आदिला ने रसानियत से कहा। अरे मैं 3 कपड़ों में लड़की कैसे रुखसत करूं? इसकी उल्टी खोपड़ी है, अच्छा भला खर्चा बच रहा है। और ये है कि बरकत हुसैन दिल ही दिल में तिल मिलाकर रह गए। जमाल आ रहा है, वापसी पर तैयबा उसके साथ चली जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ ये शादी उनकी मौजूदगी में हो जाए, फिर न जाने कब उनका आना हो। मैं भी घर में अकेली रहती हूँ, मोहसिन तो सारा दिन ऑफिस में होता है। हाँ तो बस ठीक है, जब तुम्हें मुनासिब लगे 4 बंदे ले आना, बाद में भले वलीमा धूमधाम से कर लेना, यही सुन्नत है। बरकत साहब ने आराम से बात ख़त्म कर दी। चलें, अल्लाह मुबारक करे, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। आदिला मुस्कुराती हुई उठ गई। घर में शादी की तैयारियां क्या शुरू हुई, हमीदा के हाथ पांव फूल गए थे। क्या होगा, कैसे होगा, आते जाते नुमान से झगड़ा के पैसे और दो। वो झंझला गया। मैं कहाँ से लाऊं इतने रुपए, ज़रा हाथ रोक कर खर्च करें। कैसे हाथ रोकूं, महंगाई देखी है। तुम तो चाहते हो बहन को शरबत के प्याले पर रुखसत कर दो। वो चमक कर बोली। नुमान ने नवाला प्लेट में पटका। जितना बस में हो उतना करें ना, फूफो बार बार कह रही हैं कि कुछ नहीं करना, फर्नीचर कराकरी सब कुछ तो है, फिर क्या ज़रूरत है। ये औरत हम सबको कंगाल करेगी। अहमक, फातिमा मेरी बहन के घर जा रही है, तेरे कंगले ख़ानदान में नहीं जो इस तरह पागल हो रही है। बरकत हुसैन ने लताड़ा। हाँ पागल हो रही हूँ, तेरी औलाद के लिए कर रही हूँ। यही फूफो कल को सास बनकर ताने देगी कि भतीजी खाली हाथ आ गई। अम्मा तुम्हें तो आदत हो गई है हर बात को बढ़ा चढ़ा कर करने की। कहा ना जितना हो सकेगा कर देंगे। नुमान ने झिझलाकर बात ख़त्म करने की कोशिश की। पता है मुझे जो मरोड़ तेरे दिल में उठ रहे हैं, उसकी भी खबर है। बहनों पर पैसा खर्च करते जान निकल रही है, किसी कलमुही के लिए बचा बचा कर रख रहा है। कहाँ ले जा रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ घर में ही ला रहा हूँ, पर यहाँ किसी को क्या कदर। बस नोटों की गड्डियाँ पकड़ाते रहो, सब राजी। ज़रा ऊंच नीच हो जाए तो गले से पकड़ लेते हैं। इस घर में बंदे की नहीं नोटों की कदर है। वो गुस्से से बोलता बाहर निकल गया। अब खुश है, बरकत हुसैन ने तंज से पूछा तो वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी। सब जानती हूँ मैं इसको पतंगे क्यों लग रहे हैं। फातिमा की शादी हो जाए तो करती हूँ इसका भी बंदोबस्त। जमीला कसलमंदी से मुंह पर दुपट्टा डाले चारपाई पर लेटी थी। जब से इब्रार गया था उसने गोया हर काम से हाथ खींच लिया था, करती भी तो मारे बांधे। सरे शाम जिस्म बुखार ज़दा हो जाता, जोड़ों में ख्वामखा दर्द रहने लगा। अभी चंद दिन पहले कैसे घोड़े की तरह चाको चौबंद थी, अब जैसे जिस्म से सारी तवानाई नुचड़ गई हो। कुबरा ने उसे यूं लटे देखा तो दूध की बाल्टियां ज़ोर से पटकीं। कुछ देर पहले जमीला उठी थी और सिर्फ भैंस का दूध दोहकर वापस आ गई थी। बाल्टियों के खड़ाक पर भी जब जमीला ने सर ना उठाया तो कुबरा उसके सर पर आ खड़ी हुई। मैंने कहा कब तक ये नाटक चलेगा, उसके दफ़ा हो जाने से इस घर के काम तो नहीं रुकने लगे। मैं अकेली क्या क्या देखूं। कुबरा की करख्त आवाज़ पर जमीला ने दुपट्टा मुंह से हटाया। उसकी आंखें पानियों से भरी थीं। मेरी ताकत मेरा बिल्लू था कुबरा, उसी के लिए भागी फिरती थी। वो गया है तो लगता है जैसे जिस्म से सारी जान नुचड़ गई है। 2 पैर चलती हूँ तो सर चकराने लगता है। अल्लाह जाने किस हाल में होगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा। मेरे सामने तो उस हरामखोर का नाम ना लिया कर। ना क्या कमी थी मेरी बेटी में, खूबसूरत है, ज़मीन जायदाद वाली है, उसे रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो हमने सोचा चलो घर का लड़का है, बेटी भी नज़रों के सामने रहेगी, तुम्हारा भी था ठिकाना बना रहेगा, पर नहीं, इज्जत रास ना आई तुम माँ बेटे को। कुबरा चमक कर बोली। तेरा तरीका गलत था कुबरा, मेरा पुत्र बड़ी आन वाला है, नज़र झुका के चलता है, सर नहीं। तूने तो उसे खरीदना चाहा इन चंद रोटियों के बदले जो वो इस घर में खाता रहा। इतना सस्ता नहीं था मेरा इब्रार। चल अब देख लेंगे चाचे के बगैर कौन सा तीर मारेगा। 4 दिन में धक्के खाकर वापस ना आया तो मेरा नाम भी कुबरा नहीं। अब उठकर तंदूर गर्म कर, बहुत हो गया आराम। बेटा भी हड हराम था, अब माँ भी। वो बकती जगती अंदर चली गई। तेरी यही ज़ुबान है कुबरा जिससे बिल्लू भागा है, अब अल्लाह जाने कहाँ धक्के खाता होगा। अल्लाह करे उसे बरकत भाई का घर मिल गया हो। परसों से कोई खैर खबर नहीं, ये ना हो कि घर बदल लिया हो। वो उठकर सुस्त रवि से तंदूर में लकड़ियाँ डालने लगी। ध्यान सारा बिल्लू की तरफ था। असगर ने उस दिन से जमीला से कोई बात नहीं की थी। कुबरा तो कुबरा, बुशरा भी हर वक्त अंगारे चबाती। मास्टर साहब की तरफ जाऊंगी, शायद कोई फ़ोन आया हो। उसने चूल्हे से सुलगता उपला चिमटे से उठाकर तंदूर में फेंका।
یہ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ عادلہ ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمیدہ ان سے ایسی بات کر سکتی ہیں۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فاطمہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ مٹر چھیلتی حمیدہ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر… عادلہ ابھی بھی شاک میں تھی۔ اگر مگر چھوڑو، سیدھی بات کرو۔ میں نے وہ عریشہ کے لیے… تو میں کون سا مفت مانگ رہی ہوں بی بی، ادھار مانگ رہی ہوں۔ کل کو عریشہ کی شادی ہوگی تو واپس کر دیں گے، تب تک صوبان کی بھی نوکری ہو جائے گی۔ پھر عریشہ کو کہاں جانا ہے؟ یہیں رہنا ہے ہمارے پاس۔ آپ… عادلہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سارے فیصلے خود ہی کرتی جا رہی ہیں۔ میں نے کیا انوکھا کہہ دیا؟ تم نے بیٹی نہیں بیاہنی، پھر پہلا حق تو ہمارا ہوا نا۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ استانی صاحبہ، وہ اس خاندان کا خون ہے، یہ مت بھولنا۔ پھر میرے صوبان میں کیا کمی ہے؟ حمیدہ نے تنک کر پوچھا۔ میں نے کہا نا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، عادلہ نے قطعی انداز میں کہا۔ اور جہاں تک بات ہے زیور کی تو وہ میں نے عریشہ کے لیے بنوایا ہے، باقی فاطمہ کے لیے جو مجھ سے بن پڑا میں کروں گی، مضبوط لہجے میں کہہ کر عادلہ اپنے گھر چلی گئی۔ حمیدہ کو پتنگے لگ گئے۔ سبزی کی ٹوکری ایک طرف پٹک دی۔ اندر کا ابال اس وقت نکلا جب عریشہ، مریم اور فاطمہ بازار سے آئیں۔ امی کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ سبزی بھی نہیں بنائی؟ فاطمہ نے انہیں یوں لیٹے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا۔ حمیدہ نے اپنی گیلی آنکھیں دوپٹے سے صاف کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تائی جان آپ رو رہی ہیں؟ حیران سی عریشہ ان کے پاس بیٹھی تو وہ پھپک پھپک کر رو دیں۔ ہاں، اب میری یہی اوقات ہے کہ تمہاری ماں یوں میری بے عزتی کر جائے۔ وہ پڑھی لکھی عقل مند عورت، میں جاہل ان پڑھ، میرا اس کا مقابلہ کیا؟ مریم نے طویل سانس لے کر شاپر اٹھائے اور اندر رکھنے چلی گئی۔ اسے ماں کے واویلے سے کوئی مطلب نہ تھا۔ پتہ تھا کہ بیٹی بیاہنی ہے، پر گھر کے خرچوں نے سر ہی کہاں اٹھانے دیا۔ آخر ہوا کیا؟ امی نے آپ سے کچھ کہا؟ عریشہ ان کے گرد بازو لپیٹ کر پوچھنے لگی۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ غلطی میری تھی جو اپنا سمجھ کر اس سے مدد مانگنے بیٹھ گئی۔ اتنا ہی تو کہا تھا کہ عریشہ کے لیے بنایا زیور فاطمہ کو دے دو۔ صوبان نے کہا تھا جب عریشہ کی باری آئے گی تو ہم اتنا ہی بنوا دیں گے۔ بس ہتھے سے اکھڑ گئی کہ آپ نے یہ بات کی تو کی کیوں؟ ان کے آنسو عریشہ شرمندہ سے اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی، جبکہ فاطمہ کو ماں کی اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی چچی سے یہ بات کرنے کی؟ جو ہے جتنا ہے کافی ہے، یوں مانگ تانگ کر تو رخصت نہ کریں۔ فاطمہ کو ماں کی حرص و ہوس سے بخوبی آگاہی تھی، تبھی ان سے الجھنے لگی۔ فاطمہ آپی اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، امی کو یوں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زیور آپ نے پہنا یا میں نے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ اس سے حمیدہ کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ عریشہ یہ بات نہیں ہے، چچی نے ہمیشہ ہمارے لیے بہت کیا ہے، مگر اس… تو چپ رہ فاطمہ میری بیٹی۔ حمیدہ نے عریشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آخر اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، پر کیا کریں، ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں۔ نبیلہ ہی سال بھر ٹھہر جاتی تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتے۔ آپ فکر نہ کریں تائی امی، میں امی سے خود بات کروں گی، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گی۔ آخر وہ زیور میرا ہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں عرشی۔ امی تو خواہ جذباتی ہو رہی ہیں۔ عادلہ چچی نے وہ زیور نہ بنایا ہوتا تب بھی میری شادی ہونا ہی تھی، فاطمہ نے قطعی انداز میں کہا اور باقی شاپنگ بیگ اٹھانے لگی جو مریم چھوڑ گئی تھی۔ ساتھ ہی موضوع بدلا۔ آئے امی آپ کو شاپنگ دکھا دوں؟ میں گھر جاتی ہوں۔ عریشہ کھڑی ہو گئی۔ حمیدہ نے چور نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد چپکے سے بولی، تم بات ضرور کرنا۔ جی آپ فکر نہ کریں، عریشہ نے تسلی دی۔ گھر آئی تو عادلہ بھی منہ سر لپیٹے پڑی تھیں، سوئی ہوئی تھیں یا یوں ہی لیٹی تھیں۔ عریشہ نے بھی بات نہیں کی، بس ادھر ادھر پھرتی رہی۔ عادلہ نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، یوں ہی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہیں۔ عریشہ کی اپنی بھوک مر گئی تھی۔ عشاء کی اذان سے ذرا پہلے وہ اٹھیں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ بھوک نہیں ہے۔ وہ کھلی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جہاں چاند دھیرے دھیرے بادلوں میں چھپتا جا رہا تھا۔ روئی کی سفید پھٹکیوں جیسے بادل سیاہ آسمان پر پھسلتے جا رہے تھے۔ ہوا میں نمی اور خنکی بڑھ رہی تھی۔ میں نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا، جاؤ چاول گرم کر کے لے آؤ۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے کچن میں گئی، چاول گرم کر کے لے آئی۔ حسب عادت نہ رائتا بنایا نہ سلاد۔ تمہاری تائی نے بہت ہی عجیب بات کی، روپیہ پیسہ کپڑے جوتے لے کر دینا اور بات ہے، مگر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی خود کلامی کیے گئی۔ امی اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ عادلہ نے چونک کر بیٹی کا منہ دیکھا اور چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ ابو کی ڈیتھ کے بعد ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ عریشہ تم کچھ نہیں جانتی، صرف اس لیے کہ میں نے کبھی تمہیں بٹھا کر وہ سب نہیں بتایا جو مجھ پر بیتا۔ تمہارے ابو کی ڈیتھ سے پہلے اور بعد میں جو کٹھن وقت میں نے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں ان گھریلو سیاستوں سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ تم سگے رشتوں سے نفرت محسوس نہ کرنے لگو۔ میں نے ان سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔
मैं जेवर देकर अपने हाथ पाँव नहीं तुड़वा सकती। मुझे तुम्हारी शादी भी करना है और मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं। आदिला बोलती चली गई। अम्मी मुझे उस जेवर की ज़रूरत नहीं, बस आप फातिमा आपी को दे दें। आदिला कुछ लम्हे बोल ही ना सकी। उन्हें अचानक एहसास हुआ उनसे भूल हो गई है। उन्हें अरीशा को उन तमाम हालात से बेखबर नहीं रखना चाहिए था। अब वो उसे कुछ बताती तो वो कभी यकीन ना करती। तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जिस तरह मुनासिब समझूंगी हैंडल कर लूँगी। अम्मी आप बहुत सेल्फिश हैं। वो गुस्से से कहकर चली गई और आदिला बस बेटी के तेवर देखती रह गई। वो उनकी इकलौती औलाद थी और उसे बेवा माँ से ज़्यादा दूसरों का ख्याल था। उनका खाने से दिल उचाट हो गया। इतनी हिम्मत भी ना हुई कि प्लेटें उठाकर किचन में रख आएं। एक तरफ करके वहीं लेट गई। उन्हें वो सारे तल्ख लम्हे याद आने लगे जो इस घर में गुजरे थे। हमीदा पहली बहू और उनके ख़ानदान की थी, सो मोतबर ठहरी और आदिला की तालीम, जहानत और सलीका ही उनके लिए ताना बन गया। हसद की आग में वो लोग खुद ही नहीं जले, आदिला को भी जला डाला। आखिर अरीशा के अब्बू को ही एहसास हुआ तो घर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये कसूर भी आदिला के खाते में डाला गया। जब तक सास ससुर जिंदा रहे ज़ोर और धौंस से उनकी तनख्वाह निकलवा लेते, जब नहीं रहे तो हमीदा ने पैंतरा बदला। अब वो यही काम मुख्तलिफ तरीक़ों से करने लगी थी। आदिला उन सब की खुदगर्ज और मतलब परस्त फितरत से बखूबी आगाह थी, तभी अरीशा को उनके हवाले करने से डरती थीं। सोबान अच्छा लड़का था, मगर आदिला को उसकी शॉर्टकट इस्तेमाल करने की आदत बुरी लगती है। ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देकर रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। वो अक्सर आदिला के पास बैठकर अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करता और उसके ख्वाब इतने ऊंचे थे कि आदिला को खौफ आने लगता। वो बहुत कुछ बहुत जल्द पाने की ख्वाहिश रखता था और आदिला समझती थी ऐसे लोग मंजिल पर पहुंचकर भी नाआसूदा ही रहते हैं। या अल्लाह हमें सही और गलत का शऊर अता फरमा। अरीशा माँ के पास से उठकर ताई की तरफ चली आई। कमरे में टीवी चल रहा था, सब अंदर थे। बैठक का दरवाज़ा भी बंद था और ऊपर की लाइट जल रही थी। वो आहिस्तगी से ऊपर चली गई। सोबान से बात करके दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी धुन में अंदर आ गई तो ठिठक कर रुकना पड़ा। कंप्यूटर के सामने बैठे इब्रार को देखकर हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। ये तो पता था कि कोई मेहमान बैठक में ताया के पास ठहरा है, मगर ये नहीं पता था कि वो कभी कभी कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए सोबान के कमरे में भी आ जाता है। इब्रार भी गड़बड़ाकर खड़ा हो गया। आप? सोबान कहाँ है? अरीशा को भी यूं मुँह उठाकर चले आने पर निदामत सी हुई। पता नहीं, इब्रार ने कहा तो वो तेज़ी से वापस पलट गई। तो ये है वो खबती सी लड़की, मगर यूँ रात को इस तरह किसी लड़के के कमरे में आना तो मुनासिब बात नहीं। वो सोचता हुआ दोबारा बैठ गया। सोबान फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। रोटियां पकाती हमीदा बड़बड़ाने लगी। कुछ ज़्यादा ही दिमाग ऊंचा है इस आदिला का। कमी क्या है मेरे बेटे में, मगर उसकी तो उड़ाने ही कुछ और हैं। क्या हुआ अम्मा? उसने रैक से गिलास उठाते हुए पूछा। होना क्या है, आदिला ने अरीशा के लिए तेरे रिश्ते से इनकार कर दिया है। हमीदा का अंदाज ही ऐसा लठमार होता था कि अगला बंदा एक बार तो ज़रूर ही ताव खा जाए। सोबान भी हैरान होकर माँ का मुंह देखने लगा। हाँ तो क्यों ना करेगी, घर अरीशा का, दुकान अरीशा की, वो तो जायदाद वाली है। उसके लिए तो कोई ऊंचा रिश्ता ही ढूंढेगी। हमें तो वैसे ही किसी खाते में नहीं रखती। हम तो ऐसे जाहिल दिखते हैं। पर सोबान, तुझ में क्या कमी थी? तेरे जितनी जमातें तो इस पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं पढ़ी। अम्मा तुम्हें ज़रूरत क्या थी अभी रिश्ते की बात करने की? सोबान ने जिसबिज होकर कहा। और मुझे कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। मेरे डिपार्टमेंट की एक से एक लड़की मुझसे शादी के ख्वाब देख रही है। हाँ तो क्यों ना देखे, मेरा बेटा शहजादा है, शहजादा। आदिला तो नाशुक्री है। उसकी औलाद है, उसकी मर्जी, मगर मुझे तो अरीशा का ख्याल था। बेचारी लड़की। हमीदा ने तासुफ से रोटी तवे पर डाली। अच्छा छोड़, ये उस लड़के के लिए भी रोटी ले जाना। ये मुफ्त की मुसीबत न जाने कब तक गले पड़ी रहेगी। खुद ही दे देना, मैं जा रहा हूँ। वो बेजारी से बोतल और गिलास लेकर ऊपर चला गया। हाँ मैं नौकर लगी हूँ। मरियम, ओ मरियम। वो बड़बड़ाती हुई मरियम को आवाज़ें देने लगी।